BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य पेपर सेकंड कहानी संग्रह पुस्तक है। इसमें हम पढ़ रहे थे कहानियाँ। पहली कहानी हमने पढ़ ली थी और दूसरी कहानी शुरू कर दी थी हमने, पहला उसका भाग पढ़ लिया था। कहानी का नाम था पुरस्कार। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद यूपी में बनारस के रहने वाले, स्कूल में 8वीं तक पढ़े हैं। गांव में तंबाकू की दुकान पे रहते हैं। बनारस में तंबाकू की दुकान पे तंबाकू बेचते हैं। धोती बनियान पहन के बैठा रहने वाला ये सीधा सा इंसान इतना महान हो सकता है, इतनी महान रचनाएं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। वर्तमान पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए कि इतना सीधा साधा आम जिंदगी जीने वाला इंसान, इतने संघर्ष में पला बढ़ा, जिसका बचपन में ही पिताजी और माता का देहांत हो गया था, जिन्होंने परिवार को संभाला, उन्होंने इतनी महान रचनाएं लिखी है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जो भी लिखा सब में एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी। अक्सर ऐसा होता है कि कविता लिखने वाले कहानी और उपन्यास कम लिखते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद इसके अपवाद हैं। कहानी भी लिखी तो नाटक भी एक से बढ़कर एक लिखे, तो उपन्यास भी लिखे तो कविता भी लिखी। कविता आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे। कविता इनकी पढ़ोगे कामायनी। अभी हम पढ़ रहे हैं कहानी। कहानी हमने पुरस्कार शुरू कर दी थी। कौशल देश का राजा है। वहाँ एक उत्सव हो रहा है। राजा हाथी पे बैठ के आता है और एक खेत में हल चलाता है। खेत है मधुलिका का और ये उत्सव है जो हर साल होता है, और आस पड़ोस के राजा राजकुमार भी इस उत्सव को देखने आते हैं। राजकुमार अरुण भी इसको देखने के लिए आया है, जो पड़ोसी मगध आजकल का बिहार पटना, जो पड़ोसी मगध का रहने वाला है, राजकुमार है मगध का अरुण, वो देखने आया है इस उत्सव को। और एक कहानी है कौशल जनपद की, कौशल राज्य वर्तमान का यूपी में पड़ता है, अयोध्या के आसपास का एरिया। राम की माँ कौशल्या कौशल देश की रहने वाली थी, इसीलिए उसका नाम हो गया कौशल्या। सब लोग राजा को देखते हैं, लेकिन राजकुमार अरुण देख रहा है इस लड़की को। और देखो आप इस पैराग्राफ के तीसरे चौथे पैराग्राफ के अंत में, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। यहाँ से आगे देखो। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया, यानी मुख्य कार्य समाप्त हो गया। राजा ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था, राज की कृपा थी, दान था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। जब क्लास शुरू हुई थी तो हमने गलती से सेकेंड ईयर बोल दिया था, ये थर्ड ईयर की क्लास है। तो आप थर्ड ईयर के हो तो समझ गए होंगे कि वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। किंतु साथ ही में उसमें स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्ध्वसित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की बुखटी जैसी चढ़ी कि मधुलिका ने सविनय कहा। मधुलिका ने जो पैसा मिला था उसको महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। गुस्सा आया राजा को, क्या कर रही है लड़की। इससे पहले मधुलिका ने कहा विनम्रता से, देव, यह मेरे बाप दादाओं की पितामह यानी बाप दादाओं की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। बाप दादाओं की जमीन है, मैं नहीं बेचूंगी इसको, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, बूढ़े आदमी ने मंत्री ने कहा तीखे आवाज़ में, अबोध, यानी जिसको बोध नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, क्या बक रही है। राज के अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है कि जिसकी भूमि राजा बोएंगे उसको उसका पैसा दे दिया जाएगा और वो राजा की भूमि होगी। और तू आज से राज की रक्षण पाने की अधिकार नहीं हुई। इस धन से अपने को सुखी बना और आज से रक्षा करेंगे तेरी राजा, और ये पैसा ले और मौज कर, सुख से रहे। अब देखो लड़की का जवाब कितना अच्छा है। राज के रक्षण पाने की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, यानी राजा तो सबकी ही रक्षा करेगा, मेरी ही क्यों करे। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़मीन नहीं देना चाहती,
मेरा कोई विरोध नहीं है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। लेकिन मैं पैसा नहीं लूँगी। मधुलिका उत्तेजित हो गई। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। किसकी बेटी है ये? सिंहमित्र की। उसकी इकलौती संतान है ये। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उस वीर की, ये सिंहमित्र की बेटी है, जिसने युद्ध के टाइम पे मगध से जब हमारा युद्ध हुआ था तो हमारी लाज रखी थी, क्या ये उसकी बेटी है? हाँ देव, मंत्री ने कहा, हाँ ये उसी की बेटी है। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनकर नियम अनुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात संपत्ति का 100 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। राजा उसको ले लेता है खेत को, लेकिन आदमी वही रहता है और 4 गुना इसको पैसा दे दिया जाता है। महाराज को विचार विमर्श देखो आगे। महाराज को विचार विमर्श से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। इस सब को यहीं छोड़ दिया। वह अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने नहीं देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। इतना बहस हो गई थी, महाराज आराम करना चाहते थे, सब चले गए, लेकिन मधुलिका उस प्रोग्राम में नहीं आई जब सब उत्सव मना रहे थे। एक महुए के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी रही, बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था, यानी अब खत्म हो रहा था ये उत्सव। राजकुमार अरुण आया था मगध का, पहले मगध का राजकुमार अरुण, जो उसको देख रहा था लड़की को, उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। यानी रात का जो प्रोग्राम था उसमें वो सम्मिलित नहीं हुआ। अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। जहाँ उसको आराम करना था वो क्या कर रहा था? जाग रहा था। आंखों में नींद नहीं थी। प्राची में जैसी गुलाबी खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। गुलाबी गुलाबी रंग आ गया था आंखों में। किसका प्रतीक है? प्रेम का। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। कबूतरी, कपोती यानी कबूतरी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। देखते ही देखते नगर तोरण तक जा पहुंचा। गेट तक, मुख्य गेट तक। तोरण यानी मेन गेट। रक्षकगण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग यानी सिंधु प्रदेश का घोड़ा, तुरंग यानी घोड़ा, प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर रखे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। दुखी थी, निद्रा का सुख ले रही थी, यानी सो रही थी। उसी मधुक के पेड़ के नीचे जी राजकुमार चला जाता है। अरुण ने देखा एक खिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। एक खिन्न यानी दुखी माधवी लता, लता यानी बेल, माधवी यानी कोमल सी, बसंत की ऋतु की, माधवी यानी वसंत की ऋतु की। वृक्ष की शाखा से च्युत यानी हटकर नीचे अलग हो जाना, च्युत यानी अलग हो जाना। बेल किसी पेड़ पे ही तो चढ़ती है। तो अरुण ने देखा कि एक बेल जो माधवी लता के समान है, वसंत की ऋतु की लता के समान है, वो पेड़ से हटकर नीचे पड़ी है। आप किसी बेल को पेड़ से उतार दोगे, उसका क्या हाल होगा? वही हाल मधुलिका का हो रहा है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, किंतु कोकिल बोल उठा, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया हो, छी! कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन हो? इतने में क्या हुआ कि कोयल बोलती है। अब देखो, कोयल बोल उठा, उठी नहीं, उठा। ऐसा माना जाता है कि कोयल जो मेल होता है, जो
मेल होता है वही बोलता है, फीमेल कोयल नहीं बोलती। तो इसीलिए लेखक ने लिखा है कोकिल बोल उठा। ऐसा माना जाता है कि जो मेल होता है वही बोलता है, तो इसलिए लेखक ने लिखा कोकिल बोल उठा। और वो जैसे प्रश्न कर रहा हो कि सोई हुई लड़की को देख रहा है, कितना धृष्ट है तू, और तू कौन है। इतने में मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। कौन है जिसको मैं जानती नहीं। चौंक के उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो। पूछता है, तू ही है ना जो कल के उत्सव का संचालन कर रही थी। उत्सव? अभी देखो इन सबको तो ये उत्सव लग रहा है, त्यौहार लग रहा है, लेकिन इसके लिए उत्सव नहीं था, इसकी तो ज़मीन चली गई थी, इसको दुख हो रहा है। हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान, फिर ये बात काट देती है। क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? क्या आप मुझे इस अवस्था में संतुष्ट नहीं रहने देंगे? मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मुझे इसी हालत में छोड़ दो। अरुण बोलता है, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मधुलिका बोलती है, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, मेरे उस अभिनय का भक्त बन गया है, या मेरे उस दुख दुर्दशा का, विडंबना का भक्त बन गया है? आह, मनुष्य कितने निर्दय है, अपरिचित। क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग, रास्ता पकड़ अपना, जा अपने रास्ते। तुम अपरिचित हो, लेकिन तुम निर्दय हो। तुम मेरे भक्त बन गए हो, मेरे उस दुख की छवि के भक्त बन गए हो। तुम कितने स्वार्थी हो। जाओ, मुझे माफ़ करो, आपसे बात नहीं कर सकती, अपने रास्ते जाओ। अब इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।